अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वाजिद असवानी और आप देख रहे हैं एजुकेशन न्यूज़ नेटवर्क। हमारा आज का पॉडकास्ट तालीमी मसाइल और उसके हल पर मबनी है और इसके लिए हमने दो अहम गेस्ट अपने पास मेहमान रखे हैं। उनमें से एक गेस्ट है ऑल पाकिस्तान स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट अतीक शमसी साहब, जबकि जो दूसरे गेस्ट हैं वो हैं पेरेंट्स, यानी जो पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वालिदैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं, सरफराज अहमद ख़ान। किसी भी माशरे में तालीम और तरबियत बहुत ज़रूरी है बच्चों की तरबियत के लिए, बच्चों की मुस्तकबिल के लिए, और उस तालीम और तरबियत के लिए स्कूल और वालिदैन का एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जो इशूज़ हैं माशरे में, आपने देखा है कि निसाब के इशूज़ हैं, महंगी फ़ीस है, कोर्सेज़ के मसाइल हैं, स्कूल की हालत ज़ार है, पेरेंट्स को भी शिकायत है, स्कूल को भी शिकायत है। तो इसी पर हम इन्हीं दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे। सरफराज साहब जो पेरेंट्स की नुमाइंदगी कर रहे हैं और अतीक शमसी साहब जो स्कूल एसोसिएशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे पॉडकास्ट में आए। अतीक शमसी साहब, सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपसे। आजकल स्कूल्स के बारे में ये है कि वो तालीम से ज़्यादा कारोबार बन चुके हैं और वालिदैन की जेबों से जिस तरह से पैसा खींचा जा रहा है, उस हवाले से आपका क्या मौक़िफ़ है? आपकी एसोसिएशन क्या कहती है? एजुकेशन सेक्टर, जब हम प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर की बात करते हैं तो अगर हम पूरी दुनिया को लें, हम हकीकत पर हम बह के बात करें, बिल्कुल प्रैक्टिकल वो की बात करें, फोकस हो के बात करें, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एलिमेंट ज़रूर है, एग्जिस्ट करता है। चाहे वो दुनिया में कोई भी प्राइवेट इदारा हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे पाकिस्तान में हो, दुनिया भर के जितने ममालिक हैं, जो हम प्राइवेटली मैनेज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं, तो इन रियलिटी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता है। अब बात ये रही कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट होने के बावजूद वो आप क्वालिटी नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हकीकी क्वालिटी है वो ना प्रोड्यूस करें, ये एक माइनस पॉइंट है। ठीक है, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप उसमें अपनी मेहनत लगा रहे हैं, आप अपने फाइनेंस लगा रहे हैं, ठीक है, दैट्स रियली फाइन, और आप उसमें से कुछ अर्न भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फाइन। लेकिन अगर आप क्वालिटी भी प्रोड्यूस ना करें तो ये माइनस पॉइंट है। तो बतौर वाइस चेयरमैन ऑल प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन से मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि क्वालिटी प्रोड्यूस करने में कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए तमाम इदारों को, लाजमी। अच्छा, आपने बहुत अच्छी बात की। और ज़ाहिर, क्या आपकी एसोसिएशन ऐसे स्कूल्स पे कोई नज़र रखती है? अगर आपके पास कंप्लेन आए कि जी देखिए उनकी फ़लाँ स्कूल की या फ़लाँ स्कूल की ब्रांचेस की फ़ीसें बहुत हैं और क्वालिटी ना स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है, ना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या तालीम पे इतना ज़्यादा जोर नहीं है, लैब नहीं है, कोई इस तरह की आपके पास कंप्लेन आती है तो आपकी एसोसिएशन क्या उस पर एक्शन लेती है? हमारा जो रोल है वो गवर्नमेंट के रोल से मुख्तलिफ है। ठीक है, गवर्नमेंट की एक बॉडी है जिसको डायरेक्टरेट कहते हैं, और डायरेक्टरेट एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि उनके बाकायदा एक चेकलिस्ट है, पॉइंट्स हैं जो कि हर 3 साल के बाद रिन्यूअल होता है और रजिस्ट्रेशन होती है, दोबारा से रिन्यू होता है। उसमें तमाम तर चीज़ें की चेकलिस्ट पर स्कूल वाले अपनी तमाम चीज़ें भेजते हैं कि लाइब्रेरी है या नहीं है, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या नहीं है, ये तमाम चीज़ों को, टीचर्स की तमाम डिटेल वो साली जाती है उसके अंदर। हमारे पास बतौर एसोसिएशन के डायरेक्टली हम रिसीव नहीं करते ये सारा जो डेटा, ये गवर्नमेंट की पास आती है। लेकिन अगर कोई कंप्लेन आए स्कूल से मुतालिक किसी पेरेंट की, तो डेफिनेटली वी इंटरवीन इन दैट, वी आर रिस्पॉन्सिबल to intervene in that situation and to handle it, definitely. ठीक है सर साहब, इसी से मुतालिक एक सवाल पूछ लेते हैं। चूँकि आप वालिदैन की नुमाइंदगी कर रहे हैं शो में, देखा जाता है शहरों में अमूमन पोश इलाकों में या मिडिल क्लास इलाकों में प्राइवेट स्कूल को तरजीह दी जाती है और गवर्नमेंट स्कूल पे कम बच्चे पढ़ाए जाते हैं। लेकिन प्राइवेट स्कूल में क्या रुकावट आ रही है आजकल? क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है वालिदैन को एडमिशन्स के हवाले से, या स्कूल्स की पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी के हवाले से क्या चैलेंजेस का सामना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जैसे कि अतीक भाई ने भी एक बात कही ना, देखिए ये एजुकेशन बिजनेस तो नहीं है,
आप इससे तो एग्री करेंगे ना, हम एजुकेशन को एजुकेशन पे ही रखेंगे, बिजनेस पे तो नहीं रखेंगे। अच्छा, और जो एसोसिएशन है अतीर भाई की, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन जो है या कोई भी जैसा XYZ जो भी, और जो अभी उन्होंने बात की कि गवर्नमेंट जो है वो एक चेकलिस्ट लेती है, तो क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन भी वो चेकलिस्ट लेती है अपने स्कूलों को जो उनके पास रजिस्टर्ड हैं, और कितने स्कूल रजिस्टर्ड हैं? देखिए, एक मैं अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ इस वक्त पेरेंट्स की, तो मैं ये भी कहूँगा कि वो उनको इससे गर्ज नहीं है। वो शख्स अपने बच्चों को जब एडमिशन कराने जाता है तो वो ये देखता है कि बिल्डिंग कैसी है, इसमें प्लेग्राउंड है नहीं है, क्या है, इसका फीस स्ट्रक्चर क्या है, आया मैं उसको पे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता। और जब वो जाता है अपने बच्चे को एडमिशन कराने के बाद, तो वो उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो कहता है मैंने एक प्राइवेट स्कूल में इसको दाखिल कराया है और मेरा बच्चा जो है यहाँ पे बहुत अच्छा इंसान बन के निकलेगा यहाँ से, और साथ साथ उसको वो सारी फैसिलिटीज मिलेंगी जो इस स्कूल ने मुझसे वादा की है। ठीक है, मैं एक सवाल अभी किया इसमें अतीफ भाई से कि जब कोई कंप्लेन आती है तो एसोसिएशन उसको किस तरीके से देखती है। तो अगर आप इस वक्त बात करें कराची के हवाले से, प्राइवेट स्कूल के हवाले से, तो बहुत सारी कंप्लेंट्स हैं। अगर आप बात करें पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स को तो लातादाद कंप्लेंट्स हैं। मतलब उनको तो अगर आप कहें कि फीस से लेके वो कहेंगे जी मेरे बच्चे के स्कूल में एक्टिविटी नहीं होती, ये नहीं होता, या मेरे बच्चे को ये चीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती, ये सारी चीज़ें नहीं होती। मगर मैं साथ साथ एक चीज़ अप्रिशिएट भी करूँगा, वो ये कि ऐसा नहीं है कि तमाम प्राइवेट स्कूल जो है वो इस तरीके की चीज़ें करते हैं। नहीं, इनकी भी एसोसिएशन में जो लोग शामिल हैं और जो इनके साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं अतीक भाई को खुद भी जानता हूँ पर्सनली, और जो दूसरे स्कूल्स हैं वो एक क्वालिटी आपको देते हैं जिसकी ये बात कर रहे हैं, और वो क्वालिटी एजुकेशन जो है वो आपके बच्चे को कहीं स्टैंड करने में मदद करता है, आपके बच्चे को कहीं खड़ा करता है। और जो चीज़ें उसके साथ हैं या जो एक्टिविटीज़ उसके साथ होती हैं, वो सारी एक्टिविटी इस वक्त ज़रूरी इस वजह से भी हैं कि हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल का माहौल है, या तो आपका तालीमी निसाब एक हो जाए, सही है ना, वही प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया जाए, वही गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया जाए और पूरे मुल्क में हो जाए। यहाँ तो आप मदरसे का बच्चा उठा के अगर दूसरे मदरसे में डालेंगे ना, तो सब वो भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं होते। तो हम कैसे निसाब को एक कर सकते हैं, ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। फिर क्या वजह है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर जो है वो फीस नहीं है, मगर आप बच्चा तेबाई के पास दाखिल कराना है जो फीस दे रहे हैं। तो ऐसी कौन सी पेरेंट्स को वजह नजर आती है कि वो कहते हैं कि नहीं इस स्कूल में, क्योंकि मैं जिस तरीके से स्कूलों को जानता हूं या मैं जिन लोगों से बातचीत करता हूं, जिन लोगों के साथ बैठता हूं, इस कराची में मैं एक आपको कहता भी चलूं, पहले भी मैंने कहा कि स्कूलों में तालीम है, तरबियत नहीं है। और मैं उन स्कूलों की बात नहीं कर रहा जो 5% हैं ऑल ऑफ ओवर पाकिस्तान, जो बहुत ही एलिट क्लास हैं, ये सारी चीज़ें। मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो इस पूरे मुल्क के अंदर गली कूचों में खुले में, जिनमें टीचर की तनख्वाह 8,000 और 10,000 रुपए, वो कैसे आपके बच्चे को तरबियत देगी? नहीं, तो क्या तरबियत घर में भी मिल रही है जैसे पहले मिलती थी? घर में भी आप समझते हैं कि माएँ या जो वालिद हैं वैसे ही तरबियत दे रहे हैं जैसे हमारे वालिदैन दिया करते थे? आप स्कूल पे ही क्यों कह रहे हैं कि हमारे घरों में भी वैसी तरबियत मिल रही है? आपको इसको भी जस्टिफाई कर देता हूँ। मतलब दरअसल पहले ये था, आपका जो खानदानी निज़ाम था ना, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम था। अब आप ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में तो रहना पसंद नहीं करते। हमारे जैसे पढ़े लिखे लोग, बाशऊर लोग जो है वो कहते हैं अगर ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहेंगे तो हमारा बच्चा जो है पता नहीं कल को जो है वो उसके बच्चे के साथ खराब हो जाएगा। मैं खुद एक ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहा हूँ, और जब मैं रहा हूँ तो मैं अक्सर ये कहता था कि मुझे खराब करने वाले लोग कौन होंगे? मेरा चाचा साहब भाई, मेरा ताया भाई, मेरा फलाना भाई, क्योंकि मैं उन्हीं के साथ रहता था ना। अब तो आपका बच्चा घर से बाहर रहता है, सही है। और साथ साथ देखें, मैं पेरेंट्स की अगर नुमाइंदगी कर रहा हूँ तो ये भी कहता चलूँ पेरेंट्स को कि हम जो है वो चाहते हैं कि सारी की सारी जिम्मेदारी जो है वो उस स्कूल पे डाल दी जाए जहाँ पे हम रह पे बच्चे को एडमिशन कराए। सही ना, मतलब माँ सुबह उठ के नाश्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है, मगर एक्सपेक्टेशन उसकी ये होती है कि मेरा बच्चा जो है जब स्कूल जाए तो उसका पैम्पर भी जो है वो टीचर बदल दे। ऐसा ही है। सही बात है। तो ये अच्छा, लेकिन आपने कहा कि हम जब जाते हैं स्कूल की बिल्डिंग देखते हैं, उसका रकबा देखते हैं, चीज़ें देखते हैं, लेकिन क्या हम ऐसे पेरेंट्स टीचर्स की क्वालिफिकेशन भी देखते हैं? हम बात करते हैं जाके टीचर्स से, लेकिन हम तो जाके डायरेक्ट एडमिन में फॉर्म जमा कराते हैं, फीस पे करते हैं और एडमिशन ले लेते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि टीचर्स भी क्वालिफाइड है? उसकी वजह ये है कि जो आजकल प्राइवेट स्कूल हैं
वो तो आपका भी इंटरव्यू ले लेते हैं, वो तो आपकी सैलरी भी पूछते हैं, वो तो सारी चीजें पूछते हैं मुझसे क्या। तो फिर जब इंटरव्यू आप कर रहे होते हैं किसी से, अभी मैं और आप इंटरव्यू के एक मरहले में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, तो मुझे तो आपके हवाले से भी कुछ पता चल ही जाएगा ना थोड़ा नहीं, बहुत, और लेकिन आपको देखिए जैसे मेरे जो हवाले से पता इंटरव्यू ले चलेगा। रहा होता है ना, वो आपका बच्चे का क्लास टीचर नहीं होता है, वो अमूमन मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और वो इस पे उसको कंट्रोल होता है, हावी होता है, उसको पता होता है कि पेरेंट्स से कैसे वर्क करनी होती है। लेकिन जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो आपका अपना सामने सिर्फ देखिए, ये तो एक दिन में तो वाज़ेह नहीं होती कोई भी चीज़ ना। जब आप अपने बच्चे का एडमिशन करा के चले जाते हैं एक ही स्कूल के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अनसेटिस्फाइड हूँ कि जी अतीक भाई का स्कूल मेरे बच्चे को अच्छा नहीं पढ़ा रहा, मगर 10 पेरेंट्स जो है वो सेटिस्फाई हो, कहते हैं जी अतीक साहब का स्कूल तो नंबर 1 है। वो दूसरे लोगों को मशवरा देते हैं आप अपने बच्चे को भी वहां दाखिल करें 1। तो ये वाला जो म्यार जिसकी आप बात कर रहे हैं, जो पैसों से रिलेट करता है, जो टीचर की क्वालिफिकेशन से रिलेट करता है, या और दूसरी चीजों से रिलेट करता है, ये तो माँ बाप की अपनी सोच के ऊपर है। हाँ, हम ये जरूर है कि अगर तालीमी निज़ाम जो है, जो मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि वो एक ही सिलेबस हो जाए, और गवर्नमेंट, अच्छा हमारी गवर्नमेंट ने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि हमें जो प्राइवेट स्कूल की तरफ जाना ही ना पड़े। तो हम इधर बात नहीं करते, हम दूसरी तरफ बात करते। देखिए उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट सिर्फ एक सेक्टर में फेल नहीं हुई है एजुकेशन में। बतदरीज पाकिस्तान बनने के बाद आहिस्ता 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 चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं। लेकिन एक ज़माने में कायद आज़म गवर्नर जनरल थे, अब आज देख लें आप कौन है। एक ज़माने में क्रिकेट बोर्ड के सरबराह एयर कार्निजेस थे, अब देख लें कौन है। हर शोबे, एक ज़माने में रेलवे के सरबराह कौन थे, अब शोबे में डिक्लाइन आया। तो आपके समझते कि एजुकेशन में डिक्लाइन नहीं आया था, उसमें भी तो आया ना। सर दुनिया के किसी भी शोबे में डिक्लाइन आ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एजुकेशन में डिक्लाइन आ जाए ना सबसे बड़ा फर्क। नहीं, लेकिन हमारे एजुकेशन को एजुकेशन के तौर पर लेते नहीं है ना। हमारे यहाँ तो हुकूमत हो, चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हों, चाहे वो कारोबार के तौर पर लेते हैं। और माफ़ कीजिएगा, पहले आपने सुना होगा स्कूल माफिया एक ग्लव्स क्रिएट किए जाते हैं हर किसी, चाहे ट्रांसपोर्ट माफिया हो, हमारे कहा जाता है। तो एजुकेशन के वाले से इस तरह भी बात की जाती है। नहीं, बिल्कुल की जाती है, आपकी बात भी सही है कि हम बात करते हैं स्कूल माफिया है। स्कूल माफिया की हम क्यों बात करते हैं कि जब हम जाते हैं किसी स्कूल के अंदर अपने बच्चे का एडमिशन कराते हैं और हमारी चीजें हमें अपने मुताबिक नहीं मिलती, और हमें जब गवर्नमेंट जो है वो हमें वो फैसिलिटेशन नहीं देती और गवर्नमेंट इस बारे में नहीं सोचती। देखिए, जो रियासत होती है ना, वो तो माँ होती है ना, उसको सोचना चाहिए ना कि हमारे बच्चों का क्या बनेगा। अच्छा, प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन आप माने या ना माने, कारोबार तो कर रहे हैं ना, सही ना। वो अर्न नहीं करेंगे तो वो चलाएंगे कैसे। और बहुत सारे स्कूल है, अगर आपने देखा हो तो वो कोविड में बंद हो गए, वो सही ना। अब एसोसिएशन की, जैसे भी अतीब भाई ने बात की कि हमारे पास कोई कंप्लेन आती है हम उसको देखते हैं, बिल्कुल देखते होंगे, मगर आपकी एसोसिएशन को ही तो हम माफिया समझते हैं। और किसको समझते हैं माफिया? आपकी एसोसिएशन को हम माफिया समझते हैं ना। पेरेंट्स क्यों खड़े होते हैं आपके खिलाफ? पेरेंट्स इस वजह से खड़े होते हैं कि वो कहते हैं कि ये एसोसिएशन तो अपनी लोगों को सपोर्ट कर रही है, मेरा सपोर्ट कर रही है। ये मेरा आती है पैसे के सवाल से दो सवाल करूंगा। एक तो अभी इन्होंने सिंगल करिकुलम की बात की, इसके बारे में आपकी एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है? और एक बात इन्होंने और ये कही कि आप अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं बनिस्बत आप बच्चों को या पेरेंट्स की बातों को सुने। तो इन दो बातों के बारे में आप क्या कहते हैं? ओके, देखिए, जहाँ तक बात रही इस बात की कि सिंगल नेशनल करिकुलम की जहाँ तक बात रही, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो कि वाकई बहुत अमेजिंग है, बहुत ज़बरदस्त है। क्या ही हो कि सिंगल नेशनल करिकुलम, क्या ही हो वो दिन आए कि जब हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो और पूरा पाकिस्तान एक ही करिकुलम को फॉलो कर रहा हो और तमाम बच्चे की तरह से हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं है। मल्टीपल बोर्ड्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। देखें, जो अगर मैं करिकुलम की बात करूं, अगर मैं इसके अंदर और डीप में जाऊं, तो एक तरफ तो ये कि जब हम सिंगल नेशनल करिकुलम की बात कर रहे हैं तो उसमें के तमाम पेपर्स एक ही तरह से डिजाइंड हो, ठीक है, एक ही बुक्स पढ़ाई जा रही हो, ठीक है, एक ही बुक। अगर साइंस की कोई बुक है तो वही बुक गिलगिस्तान में भी पढ़ाई जा रही हो क्लास 4 के अंदर। सेम हम इसकी बात कर रहे हैं ना, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर इसके आगे भी हम जाएं तो जितनी भी किताबें लिखी जाती हैं या पाकिस्तान में आती हैं, वो पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम को फॉलो करती हैं। उसमें कुछ पाकिस्तान की वैल्यूज हैं, और जो
पाकिस्तान का जो नेशनल करिकुलम है जो कि हर क्लास के एतबार से डिजाइंड है, तो उसी को फॉलो करते हुए ही होती हैं, यानी उससे बाहर नहीं हो सकती। एक नेशनल करिकुलम बना हुआ है, जितनी भी बुक्स आती हैं, जितनी भी बुक्स लिखने वाले हैं, वो उस नेशनल करिकुलम की बाउंड्री से बाहर नहीं निकल सकते। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एग्जिस्ट करता है, लेकिन ये वाली बात कि एक ही किताब सारे पूरे पकड़ा मारी जाए, तो आज के दिन वो एग्जिस्ट नहीं करती। मल्टीपल बोर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे मैट्रिक बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, कैम्ब्रिज बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, AKU बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अब जलाउद्दीन बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है, इसके अलावा पियर्सन एलेक्सल एग्जिस्ट कर रहा है, आईवी बोर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। ये फॉरेन बोर्ड्स हैं, ठीक है ना। LRM बोर्ड भी आ गया है, तो मल्टीपल बोर्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त ना। सब अपना करिकुलम लेके आ रहे हैं, और बेसिकली बोर्ड से काम ये होता है कि हमने जो करिकुलम दिया है उसके मुताबिक हम टेस्टिंग करेंगे, एग्जाम लेंगे, तो नेशनल करिकुलम सेम हो जाए, एक ही किताब हो जाए, एक ही बोर्ड हो। अल्टीमेटली तो ये ख्वाब है, एक ख्वाब है, जरूर पूरा होना चाहिए। और ऐसा होता है ऐसा तो उसको आपको पूरा नहीं करने की कोशिश करता है। ऐसा ही तो गवर्नमेंट लेवल पे नहीं कुछ भी रहेगा। तो ये पॉलिसी मेकर्स के हाथ में, एक्चुअली ये ना पॉलिसी मेकर्स के हाथ में है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जैसे जो कि एक्चुअल पॉलिसी मेकर हैं, जैसे कि फेडरल मिनिस्टर हैं, जो कि एजुकेशन के फेडरल मिनिस्टर हैं, कि पार्लियामेंट बोर्ड्स के हैं। पार्लियामेंट अप्रूवल के बिल्स तो ही बनेगा। मैं नहीं समझता कि सिर्फ स्कूल एसोसिएशन ही अपने तौर पर पास रेगुलर सर स्कूल एसोसिएशंस जो हैं, डिफरेंट स्कूल एसोसिएशंस जो है, वो जब अपनी चीज़ों के लिए जो है वो गवर्नमेंट के सामने खड़े हो सकते हैं, तो वो इन चीज़ों के लिए क्यों नहीं खड़े हो सकते? जरूर डेफिनेटली। और ये सफाज साहब जो है, मैं समझता हूँ कि बड़ी कीमती पॉइंट उन्होंने उठाया जी। और बड़ा वैलिड पॉइंट है कि तो सॉरी आपकी कदर कलामी कर रहा हूँ, अगर आप जो है वो इसके लिए खड़े होंगे तो इनफैक्ट आप इस मुल्क की बेहतरी के लिए खड़े होंगे, और आप उन बच्चों के लिए खड़े होंगे जो आपके और मेरे पास तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरा तो अपना शायद मानना है, अब शायद लगे कि मैं एक्चुअली इसका फायदा बड़ा क्या है, सबसे बड़ा फायदा क्या है कि जब हम माइग्रेट करते हैं ना, यानी एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्कूल से दूसरे स्कूल, एक जगह से दूसरी जगह, एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस, अक्रॉस पाकिस्तान, कोयटा से लेके गिलगित तक, कराची से लेके पेशावर तक, अगर बच्चे इधर से उधर जा रहे हैं तो वो एक ही करिकुलम को फॉलो करें, एक ही बुक पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत इजी है ना, माइग्रेशन करना बहुत इजी हो जाता है। तो मैं समझता हूँ ये वैलिड है, और ये हमने माजी में कुछ कोशिश करी, लेकिन आगे मजीद करेंगे। इट्स अ वैलिड पॉइंट। ये जो हम अपने तय जितना कर सकते हैं, इसको जरूर आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। एक वैलिड पॉइंट है वो। उसी सवाल से मुतालिक था, सहूलियात के हवाले से, स्कूल्स के हवाले से। ज़ाहिर है अब स्कूल की अब ओपन तो हो जाते हैं हर इलाकों में, लेकिन वो सहूलियात नहीं मैसर होती हैं कि स्कूल में। तो इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि हर स्कूल में एक है कि लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो मैंने तो बहुत कम प्राइवेट स्कूल में कोई लाइब्रेरी, और वो भी एक्टिव देखी है। होती हैं, ऐसी नहीं है कि कुछ स्कूल्स में नहीं है। तो क्या जो ये दीगर सहूलियात हैं, कंप्यूटर लैब, ग्राउंड्स और बाकी जो चीज़ें हैं, उसमें लाइब्रेरी भी बहुत एक अहम अंसर है। देर अब किताबें लोग बच्चों ने पढ़ना छोड़ दी, इसकी वजह है कि हम खुद ही उनको ना घर में पढ़ने लेते हैं, ना स्कूल्स में उनको तवज्जो दी जाती है। तो क्या ये लाइब्रेरी की चेक एंड बैलेंस या दीगर जो डिपार्टमेंट है, कोई देखता है, स्कूल एसोसिएशन इस पे कोई एक्शन लेती है? देखिए, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि लाइब्रेरी इंतहाई बुनियादी ज़रूरत है, और लाइब्रेरी एक तरह से जो फिज़िकल लाइब्रेरी है उसकी वजूदियत को ख़तरा हो गया जब से AI और गूगल और ऑनलाइन फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा एनहांस कर गई हैं। वो डेफिनेटली इनकी वजूदियत, इनकी एग्जिस्टेंस से ख़तरा है। लेकिन ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन की जानिब से हमने मल्टीपल टीचर्स की वर्कशॉप कराई हाल ही में ना, जिसमें हमने स्टडी टेक्नोलॉजी को प्रमोट किया। ठीक है, स्टडी टेक्नोलॉजी जिसके अंदर टीचर्स की ट्रेनिंग दी, मैथ्स लेवल पर ट्रेनिंग दी गई है। कराची के अंदर तकरीबन 1000 टीचर की ट्रेनिंग हुई। इसके अलावा मीरपुर खास में ट्रेनिंग सेशन रखा गया, बहुत तबंग, बहुत आउटस्टैंडिंग, जिसमें उनके इलाकों के मुख्तलिफ टीचर्स ने आके पार्टिसिपेट किया। तारीख खर्जा हुई, बहुत अमेजिंग। तो उसके अंदर बेसिकली कुछ इस तरह से था कि टीचर्स को जो बुनियादी चीज़ है ना,
दूसरी टेक्नोलॉजी जो कि डेवलप की है, एल रॉन हबर्ड एक बहुत बड़े राइटर थे, उन्होंने डेवलप करी। तो बेसिकली उसके अंदर ये था कि कैसे जो है बच्चा वाकई सीख सके। एक उसकी किताब है सीखना कैसे सीखा जाए, तो उसके बारे में नेशनल लेवल पे ट्रेनिंग देने में ऑल प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने बहुत ज़बरदस्त किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि मेरे साथ लाइब्रेरी की ये वाकई ज़रूरत है, और हम इस पे ज़रूर आवाज़ उठाते रहेंगे और इस पे ज़रूर काम करते रहेंगे। जो मेन जो चीज़ है सबसे ज़्यादा कि टीचर्स को ये सिखाया जा सके कि वो वाकई वो कैसे किसी को इस काबिल बनाए कि वो खुद कैसे सीखे, जो बुनियादी चीज़ है। ऑब्जेक्ट को हम बात कर रहे थे, वो वाकया के बेटे के साथ भी पेश आया। कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को कि देखिए स्कूल्स में वैसे तो सख्ती होती है प्राइवेट स्कूल में, लेकिन आजकल के दौर में बहुत शाज़ व नादिर देखा जाता है कि किसी बच्चे पे सख्ती की जाए। तो कुछ ज़रा बताएंगे ताकि वालिदैन भी मैं दो बातें पहले अतीक भाई की एक बात को वो कर लूँ। अतीक भाई ने भी थोड़ी देर पहले अर्ज किया कि एक गोए का सब्जेक्ट लेके जो है वो आप टीचर को ट्रेनिंग देते हैं, सही ना? तो हमारे यहाँ जो हमारे लोग हैं उनकी चीज़ों से हम इस्तिफादा क्यों नहीं हासिल कर सकते? हमारे यहाँ क्या लीजेंड्स नहीं है, है ना? दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि जो ट्रेनिंग की बात अतीक भाई कर रहे हैं, सर देखें हम अभी बात करते हैं जैन जी और अल्फ़ा, इनकी बात करते हैं। ये जैन जी को बिगाड़ा किसने? वो नहीं, आपने सर। मोबाइल मैंने अपने बच्चे को खरीद के दिया है ना। अच्छा, हम तालीम के लिए किताबें चाहिए हमें। प्राइवेट स्कूल जो है वो किताबें सेल करता है, ऐसा है। हमें तालीम के लिए किताब चाहिए। दूसरी तरफ जो है हम वो क्या करते हैं, हम एक्सपो सेंटर में एग्जीबिशन करते हैं और हम बच्चों को बताते हैं ई टैग पे आओ, और इतना बड़ा लैपटॉप है कि चले आते हैं, उनको दिखाते हैं। तो ये क्यों नहीं लाते स्कूल में के अंदर? आप स्कूल में किताबें क्यों नहीं खत्म करते? उसके हाथ में क्यों नहीं एक लैपटॉप या आईफोन आप थमाते या चीजें क्यों नहीं देते? क्योंकि वो बच्चा तो सारा दिन उससे रिलेट करता है सर। वो तो सारा दिन मोबाइल पे होता है, वो तो उसको बेहतर तरीके से जान सकता है कि उसको पढ़ना कैसे है उस चीज पे। लेकिन अगर वो कंप्यूटर से नहीं पढ़ेंगे और लिंक नहीं करेंगे तो वालिदैन ही शिकायत करेंगे कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक उनको जदीद तालीम नहीं दे पा रहे। एक बात हो रही थी कि लाइब्रेरी हमारे यहाँ जी जो है उसका एक कॉन्सेप्ट है कि लाइब्रेरी, गालिब लाइब्रेरी आज भी मौजूद है नाज़ाबाद में। लोग जाते हैं वहाँ पे, अभी भी स्टडी करते हैं, और भी बहुत सारी लाइब्रेरी हैं, मैं ही पढ़ता हूँ। हमेशा याद रखिए, जो पढ़ते नहीं हैं वो सवाल नहीं करते। आपकी जनरेशन सवाल नहीं करती इस वक्त। तो मेरा बच्चा एक स्कूल में पढ़ता रहा, वहाँ उसको उन्होंने वॉशरूम में बंद कर दिया, उसके ऊपर फॉल सीलिंग गिर गई, सही ना, वो ट्रोमा में आ गया। आज तक वो बच्चा जो है वो चीज़ें रिकवर नहीं कर सका। आप स्कूल में बच्चों को तालीम दे रहे हैं, हम बच्चों को जो है ना फोर्स करते हैं। हम क्या फोर्स करते हैं? टीचर, माँ बाप फोर्स करते हैं। खुदा की कसम, अगर आपके बच्चे के आज नंबर जो है ना 60 आ जाए ना, तो आप कहेंगे कि मेरे बड़े भाई के बच्चे के नंबर 80 आए और मेरे बच्चे के नंबर 60 आए, एक दौड़ लगी हुई है सर। सरफराज अहमद खान कंट्री एट सलमान फूड्स मैट्रिक डी ग्रेड में पास किया था। क्या मैं आज एक कुर्सी पे नहीं बैठ? तो स्कूल आप एज ए स्कूल ओनर समझते हैं बच्चे आते हैं, फिजिकल फिटनेस हमारे क्यों एक टीम की कमजोर होती है बच्चों की? क्या 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 मतलब मेरा जो मैंने जो देखा है तज्जिया है वो ये कि इतनी बुरी नहीं है, अब थोड़ा सा ट्रेंडिंग है। जैसे बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे होते हैं, और मुख्तलिफ जिम जा रहे हैं या मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ हैं, फिर भी कुछ ना कुछ अब नजर आना शुरू हुआ है। कुछ ट्रेंड अभी हाल फिलहाल में शुरू हुआ है, लेकिन इन जनरल मैं समझता हूँ कि जो कमी रह गई ना, वो रह गई बच्चों से काम लेने की। हम बच्चों से काम नहीं लेते बतौर वालिदैन के बहुत ज़रूरी है कि बच्चों से काम ले जाए। अगर बच्चों से काम नहीं लिएगा ना तो बच्चा बेकार हो जाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रही है। असल में हम लोगों ने किए बचपन में काम। बाहर जाती मुझे याद है कि मेरी वालदा मुझसे बेसन धरवाती थी। अकेले उन्होंने कहते धमकाया। आज मैं एक बात बता रहा हूँ, आज धरवा सकते हैं। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि हेल्थ इंस्टीट्यूट है ना, वालदा के साथ, वालिद के साथ सामान लाना, चीज़ें लाना, ये करना, वो करना, तो ये लैकिंग है। तो इसको पूरी फोर्स के साथ इसको ख़त्म कर देना चाहिए, इस लैकिंग को,
और बच्चों को अगर आपने काम नहीं लिया तो वो एक फैमिली यूनिट नहीं बन सकती। फैमिली जब बिखरती टूटती हैं, उसकी बुनियादी वजह है कि बच्चों से काम नहीं किया गया। छोटा बच्चा है ना 3 साल दो, तो उसके लिटिल काम भी हो जाए कि भाई तुम जो ये चादर उठा के ला दो बस, वो उतनी सी माँ के लेके आ जाएगा। बच्चे करना चाहते हैं। उतने ट्रेनिंग और सेमिनार्स भी हैं, मैंने इस बारे में ट्रेनिंग और सेमिनार्स भी लिए हैं। तो उसमें ये कि जो मैंने अंडरस्टैंड किया उस चीज़ से कि बच्चों को से काम लेने चाहिए। जितने अगर आप काम लेंगे तो फैमिली यूनिट बनेगी। अतीक साहब, अभी इनकी गुफ्तगू के दौरान टीचर्स की सैलरीज पे बात आई कि टीचर्स की सैलरीज बहुत कम होती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि बाद स्कूल बहुत अच्छी सैलरी देते हैं और उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे 8,000 10,000 इस तरह की सैलरीज इंटर पास लड़के लड़कियाँ रख लिए जाते हैं। तो इस पे आपकी एसोसिएशन क्या करती है? देखिए, जहाँ तक रही कम सैलरी देने के हवाले से, तो ये एक प्रॉब्लम और एक सोल्यूशन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है हमारे माशरे के अंदर। तो डेफिनेटली जो क्वालिफिकेशन है बेहतर होनी चाहिए, एटलीस्ट बैचलर्स होने चाहिए, ये ज़रूरी है बिल्कुल। बट हत्या कि टीचर्स को ट्रेनिंग, एक बुनियादी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। टीचिंग क्लासरूम में जाने से पहले एक बुनियादी ट्रेनिंग दरकार है। लेकिन असल में हमारे यहाँ एक्चुअली अभी हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं जिसमें बेहतरी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। अब जहाँ तक रही कम सैलरी की बात, आपके ही कराची के अंदर ऐसे जी स्कूल हैं जो 800 रुपये चार्ज कर रहे हैं फीस। आप सोचें इस ज़माने में 800 रुपये चार्ज किए जा सकते हैं। आप सोचें लियारी है, औरंगी टाउन है, शाह फसल कॉलोनी है, सरजानी टाउन है, ऐसे एरियाज हैं, कोरंगी है। 1000 रुपये, 1500 रुपये, 2000 रुपये। आप सोचें कि उसमें वो स्कूल बदन किया जा रहा है। बतौर एसोसिएशन के ओहदेदार के हम उसको क्या करें? हम उसको डाउन करें या उसको हम कहें कि हाँ आप किसी तरह अपनी कोशिश में लगे हुए हैं? ये बात ज़रूर है कि कम से कम बैचलर्स होना चाहिए। टीचर्स को एक बुनियादी ट्रेनिंग के बाद ही स्टेप इन करना चाहिए क्लासरूम के अंदर, ये वाकई रिक्वायरमेंट है। लेकिन उस जगह जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, उस जगह जहाँ पढ़ाई के मामला सही नहीं हैं, तो हमारे एसोसिएशन के जो बानी चेयरमैन सैयद खालिद शाह साहब इस बात को कहते थे कि इस वक्त तो इज्जत उस टीचर की भी है जो दरख्त में भी टीचर को बच्चों को पढ़ा रहा है, एक दरख्त के नीचे, तो उसके भी हाथ चूमने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे ही उन्होंने कहा था। तो मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ बाकी इस बात को मलूज़ खातरदानी की ज़रूरत है कि बुनियादी ट्रेनिंग के बाद स्टेप इन करे क्लासरूम के अंदर और सैलरी बेहतर होनी चाहिए। लेकिन उस जगह जहाँ पे स्कूल्स नहीं है, जहाँ पढ़ाई नहीं है, जहाँ पे फुकदान है, जहाँ गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं है, अब कोई किसी जगह पे औरंगी टाउन में या लियारी के अंदर कोई स्कूल चला रहा है भी, उसको डाउन नहीं करने देंगे। हाँ, लेकिन हम ज़रूर एडवाइस करेंगे कि एक बुनियादी ट्रेनिंग लाजमी है और टीचर्स की क्वालिफिकेशन बैचलर्स होनी चाहिए एटलीस्ट। ठीक है। अच्छा, वालिदैन और स्कूल्स के दरमियान जो बाहमी ताल्लुकात होते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसमें बच्चों के हवाले से डिस्कस किया जाता है, और क्या ऐसा इक़दाम चाहिए कि क्योंकि देखिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग साल में 2 दफ़ा होती है, 3 दफ़ा होती है, फिर भी वालिदैन को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, तो स्कूल इंतज़ामिया क्या ऐसा रुख इख्तियार करे, इस तरह का एक्शन ले जो और मज़ीद इसमें बेहतरी आए? अब मैं जो समझता हूँ ना, इस वक्त टीचर्स की ट्रेनिंग की बड़ी ज़रूरत है और ठीक टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। यानी जिसके अंदर वाकई टीचर्स को ये सिखाया जाए कि बच्चों को वाकई कैसे पढ़ाना है। मैं जो क्वालिटी एजुकेशन को समझ सकता हूँ आज, अगर मैं आपको बताऊँ कि वो जो लिखाई हुई हुई किताब के अंदर अगर वो टीचर बच्चे को सिखाने में कामयाब हो जाती, तो यही क्वालिटी एजुकेशन है। ना बड़े बड़े क्लासरूम, ना एसी, ना डेकोरेशन, ना कोई चीज़ें। जो क्वालिटी एजुकेशन है वो बेसिकली ये है कि जो किताब में दर्ज अल्फाज हैं, जो लिखा हुआ है, वो बच्चे को सिखाने में कामयाब हो जाती है या टीचर कामयाब हो जाता है, तो ये क्वालिटी एजुकेशन है और इस पे फोकस करने की ज़रूरत है। और पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे, ये एक ट्रायो है, ठीक है? तो इनको वाकई मिल बैठ के इस सोल्यूशन को हल करना चाहिए। और स्कूल पीटीएम करते हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं, तो इसको ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए और ज़्यादा हार्मोनी क्रिएट होनी चाहिए। लेकिन असल जो चीज़ है वो ये कि टीचर्स इस काबिल हों कि वो बच्चे को वो सिखाने में कामयाब हो जाए जो किताब में लिखा हुआ है, और क्लास के सारे बच्चों को, सिर्फ ये नहीं क्लास के 7 बच्चे या 6 बच्चे सीख गए, बाकी के 20 बच्चे उनको नहीं आता। तो ये इसकी बड़ी ज़रूरत है और मैं इस दर्द को फील करता हूँ आज।
मैं अंदर से फील कर रहा हूँ उसको दिलो जान से कि मैं इस पे काम करूँ, कोशिश कर रहा हूँ और इंशाल्लाह इरादा रखता हूँ कि इस पे वेरी लाऊं कि वाकई कि टीचर जो किताब में लिखा हुआ है वो बच्चे को डिलीवर करा दे। ना एसी लगा हुआ होना, ना बड़े बड़े क्लासरूम होना, ना 1 लाख रुपए की डेस्क होना, ये क्वालिटी एजुकेशन नहीं है। हम कहीं कहीं ये समझने लगते हैं बीइंग पेरेंट, लेकिन असल क्वालिटी एजुकेशन यही है कि बच्चे को आना चाहिए जो लिखा हो। सर मैं भाई की एक बात को और काउंटर कर दूं यहाँ पर। बात दरअसल ये, जब टीचर पेरेंट्स मीटिंग होती है तो टीचर पेरेंट्स मीटिंग नहीं होती, वो आपको बता रहे होते हैं कि आपके बच्चे ने ये किया। देखें, मैं एज अ पेरेंट बात कर रहा हूँ इस वक्त, आपके बच्चे ने ये किया तो मैंने तो इसको सुधारने के लिए आपके पास भेजा था ना। मेरा भी फर्ज बनता था, मैंने भी नहीं किया, तो आपका फर्ज बनता था, आपने भी नहीं किया उसको। अच्छा, अब आप उसकी क्लास मदर फादर की ले रहे हैं। टीचर पेरेंट्स मीटिंग की बात कर रहा हूँ इस पर। सामने जो कही वो बड़ी वैलिड, एसराज भाई ने जो बात करी बड़ी ज़बरदस्त बात करी, और वो मैं भी इस दर्द को फील करता हूँ, उनसे एग्री करता हूँ कि पीटीएम के अंदर टीचर्स पेरेंट्स के सामने पेरेंट्स बेचारे बैठे होते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी, बहुत गलत बात है ये। हमारे स्कूल्स के अंदर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। मैं समझता हूँ कि आज आपके प्लेटफॉर्म से ये बात मैं कह रहा हूँ और मैं एडवाइस कर रहा हूँ तमाम टीचर्स को, स्कूल ओनर्स को, स्कूल हेड्स को, कि ये सही नहीं है। जब पेरेंट्स को आप बुला रहे हैं तो वो बच्चा अपने वालिदैन के साथ है या वालिदैन आए हुए हैं, ठीक है, वो खामियां सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। आपको पहले बतानी है उसकी अच्छाइयाँ क्या हैं। अब 10 अच्छाइयाँ पहले गिना दें, उसके बाद 1-2 चीज़ों को ज़रूर बताएं कि इसमें बेहतरी की गुंजाइश है, और उसका सोल्यूशन भी दें। बहुत शुक्रिया अतीक शमसी साहब और सरफराज साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमें सुना और हमारी बात जो है वो पहुंचाई। आपको पूरी टीम का, आपसे जो डायरेक्टर्स हैं, नवीद साहब, साद साहब, अली दस्तरी साहब, इन सब का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये प्रोग्राम देखा, बीच में कुछ गर्मा गर्मी भी रही, कुछ सवालात बहुत तल्ख भी थे, लेकिन इन तमाम सवालात का सरफराज साहब और अतीक शमसी साहब दोनों ने खंदा पेशानी से जवाब दिया। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देखने को मिली और कुछ ऐसी भी चीज़ें थीं जिसको स्कूल एसोसिएशन की तरफ से अतीक शमसी साहब ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए, और कुछ चीज़ों की निशानदही पे सरफराज साहब भी राज़ी हुए कि हाँ ये चीज़ें होंगी तो मामलात बढ़कर आगे चलेंगे, और स्कूल और पेरेंट्स मिलकर काम करेंगे तो इससे बच्चों की जो मुस्तकबिल है उस पर बहुत अच्छा असर पड़ेगा। अगर आपको हमारे पॉडकास्ट अच्छा लगा तो यकीनन इस पे कमेंट्स करें और बताएं कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई या क्या हम मज़ीद इसको बेहतर कर सकते थे। अपनी तजवीज़ बिल्कुल हमें लिख कर दें, लाइक करें, शेयर करें, और देखते रहिए एजुकेशन न्यूज़, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।